हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और जीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन जीएस के प्रत्येक सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आता हूं। आज उस कड़ी में हम लोग हिस्ट्री के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चंस को हम लोग लिखकर यह समझेंगे भी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस, इसको कैसे लिखना है। तो देखिए, आपको जब भी इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आएगा तो कहेगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे बिहार में पाश्चात्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का विकास। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां एवं सीमाएं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पे आपको पीडीएफ समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है बिहार में पश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास, इस पे टिप्पणी करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम लोग समझेंगे पश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है और तकनीकी शिक्षा का मतलब है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब इसको आप समझ लेंगे तो आपको आंसर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, पश्चात्य शिक्षा का अर्थ है यूरोप और अमेरिका में विकसित शिक्षा प्रणाली, जिसमें तर्क विज्ञान, ज्ञान और स्वतंत्र चिंतन और नवीनतम तकनीकों पर जोर दिया जाता है। अब देखिए, तकनीकी शिक्षा का मतलब क्या है। कहने का मतलब है तकनीकी शिक्षा का संबंध इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है, जो छात्रों को व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है। अब इस पे टिप्पणी करने के लिए कहेगा तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे एक शॉर्ट। अब देखिए क्या लिखेंगे। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ा। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। दोस्तों, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खुले और इसका कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हुआ कि बिहार में पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला। अब इसके मुख्य बिंदुओं को आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसकी मुख्य बिंदुओं को मुख्य निम्न रूपों में हम देख सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि 1857 में पटना हाई स्कूल और 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ कि शिक्षा का प्रसार बढ़ा। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना, जो बिहार का पहला विश्वविद्यालय था। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों के मतलब मन में एक प्रकार से चेतना का जागरण हुआ जब वह शिक्षा ग्रहण किए। तो थर्ड पॉइंट बताएंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए 1924 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज स्थापना हुआ। दोस्तों, इन सभी संस्थानों की स्थापना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार में, तो हम लोग इस तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहला हुआ कि शिक्षा का प्रसार बढ़ा। अब देखिएगा, बिहार में पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा का एक प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड हुआ कि उच्च शिक्षा के अवसर मिलने से छात्रों में राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार की भावना विकसित हुई। थर्ड हुआ कि पढ़े लिखे युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फोर्थ हुआ कि सामाजिक सुधार हुआ, जैसे शिक्षित लोगों ने जाति, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। और कुल मिलाकर कहेंगे कि इन संस्थानों ने बिहार में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रकार से गति देने में बहुत ज़्यादा मदद की। फिर थोड़ा सा आधुनिक संदर्भ में भी बताएंगे कि आधुनिक समय में आईआईटी पटना और अन्य तकनीकी संस्थानों ने शिक्षा के स्तर को काफ़ी आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है कि अब पटना में आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ये सभी संस्थान देखेंगे ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब इतना बताएंगे तो इसकी एक कमियां बता देंगे, मतलब सीमाएं बता देंगे, अर्थात थोड़ा सा एक लाइन में आलोचना कर देंगे पश्चात और तकनीकी शिक्षा का विकास का। तो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे
कि यद्यपि बिहार में उच्च शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन गुणवत्ता और शोध के अभाव के कारण यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गया। अब देखिएगा कैसे पिछड़ गया। अब देखिएगा बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और अनुसंधान की कमी रही, अभी भी है। आधुनिक प्रयोगशालाओं और संसाधनों का अभाव है। छात्रों को आप देखेंगे दूसरे राज्यों में पलायन पहले भी था और अभी भी जारी है। आप देखेंगे सरकारी संस्थानों में वित्तीय और प्रशासनिक तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी आज के डेट में भी। इन कारणों से देखिएगा कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गया है और पिछड़ रहा है। जरूरत है इसको सुधार करने की। इतना लिखने के बाद आप निष्कर्ष बताएंगे शॉर्ट, फिर आपका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष देखिए क्या बताएंगे आप। पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा ने बिहार को नए अवसर दिए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक संसाधनों की अभी भी आवश्यकता है। अब देखिए तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के छात्रों को आईआईटी, मेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए अवसर तो दिया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, जिसमें सुधार करने की बहुत हद तक आवश्यकता है। इतना लिखेंगे, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसको देखिए, इस पर टिप्पणी करना है। कैसे लिखेंगे आप, पहले इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। और इतना आप समझ गए तो फिर अब इस पे टिप्पणी कैसे करेंगे, मतलब एक शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले भूमिका लिखेंगे शॉर्ट में कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए यह अधिनियम पारित किया, है ना। अब देखिए इसकी मुख्य बिंदुओं को आपको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे। इस अधिनियम की मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं, फिर बताएंगे एक एक पॉइंट करके। अब देखिए क्या बताएंगे। पहला पॉइंट बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जब 1857 में विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कंपनी भारत पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, इसलिए 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसे वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। दोस्तों इसका क्वेश्चन एक पीटी में भी आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था या प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग ही होता है। अब थर्ड पॉइंट हम क्या बताएंगे कि भारतीय मामलों की देखरेख के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। अब देखिए भारत सचिव का पद क्यों बनाया गया। इस अधिनियम के तहत देखेंगे भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से आप देखेंगे भारत की नीतियों को तय करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि प्रशासनिक सुधार तो किया गया इसके माध्यम से, लेकिन सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में ही रही। कहने का मतलब है कि भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। आप देखेंगे भारत सचिव को भारतीय मामलों का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। अब परंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन पर सीधा नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, लेकिन इसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं दिया। फिर नेक्स्ट इतना बताने के बाद आप इसका थोड़ा एक सीमा बता देंगे, मतलब एक आलोचना कर देंगे जो थोड़ी कमियां हैं। तो चलिए देखते हैं। परंतु यह अधिनियम भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं देता था और पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में रहा है। यह इस अधिनियम की एक इंपॉर्टेंट सीमा थी। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो सीमाएं बताएंगे, आलोचना करेंगे, एक आलोचना एक सीमा से ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 80-90 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा इसकी कमियां नहीं गिनाना है। तो एक कमी आप बता देंगे चाहे इसकी सीमा। अब देखिए फिर निष्कर्ष आप, हाँ इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। यह अधिनियम एक प्रकार से पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार में हित में बनाया गया था। भारतीयों को प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया गया और केवल अधीनस्थ पदों पर ही भारतीय रह सकते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में ही रहा। फिर आप इसका एक अच्छा सा निष्कर्ष बताएंगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे
कि निष्कर्षतः यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए बना था, जिसने स्वतंत्रता की राह को कठिन बना दिया। अब कैसे? आप देखेंगे कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, भारतीयों को सत्ता से दूर रखा गया, जिससे उनके स्वतंत्रता आंदोलन को आप देखेंगे और अधिक संघर्ष करना पड़ा। जब इतना आप बता देंगे तो आपका यह भी एक शॉर्ट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वह है स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां एवं सीमाएं। इस पे आपको टिप्पणी करना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या है। अब देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। अब आप इस बात को समझिए कि इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय वस्तुओं को अपनाना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप समझ चुके हैं। अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे शॉर्ट में। अब देखिए भूमिका क्या लिखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन में विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता के दिशा में एक प्रकार से यह बहुत बड़ी कदम था, मतलब बड़ा कदम था। फिर भूमिका लिखने के बाद इसकी मुख्य बिंदुओं को पॉइंट वाइज बता देंगे। तो कैसे लिखेंगे? इस आंदोलन की उपलब्धियों को निम्न रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले उपलब्धियां बता देंगे और फिर सीमाएं बता देंगे इसका आंसर, और फिर निष्कर्ष आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी उपलब्धियां। पहला उपलब्धि था कि इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। आप देखिएगा कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार से ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शक्ति कमजोर होने लगी। मतलब जो इसका विरोध करते थे उनका मानना था कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं का मतलब अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शक्ति कमजोर होगी, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मतलब इन लोगों ने मजबूती देने का प्रयास किया, इनका उद्देश्य यही था। इसीलिए आप देखिएगा सेकंड पॉइंट बताएंगे कि घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प और खादी को बढ़ावा दिया गया। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि लोकमान्य तिलक और अरबिंदो घोष और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इसे मजबूत करने का काम किया। अब देखिएगा इन लोगों ने इसको नेतृत्व कर इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर फैलाने का काम किया और लोगों में एक प्रकार से इसका चेतना जागरण करने का काम किया। अब फोर्थ पॉइंट बताएंगे कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता बनी। अब देखिए इस आंदोलन से भारतीयों में एकता बढ़ी। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों ने मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। अपवाद भी है कुछ लोग, और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझने में इससे बहुत ज्यादा मदद मिला। अब देखिए उपलब्धियां आपने बता दिया। अब इसकी आप कुछ सीमाएं बताएंगे, जो प्रश्न में पूछा है। आप सीमाएं क्या बताएंगे कि इन उपलब्धियों के बावजूद भी इस आंदोलन की कुछ सीमाएं थी। जैसे क्या बताएंगे कि यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा और मजदूरों किसानों को अधिक प्रभावित नहीं कर सका। इसके अलावा आंदोलन का संगठित नेतृत्व और रणनीति की भी कमी थी, जिससे यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था कि एक शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था, गांवों में इसका प्रवेश न के बराबर हुआ। आप देखेंगे मजदूरों और किसानों को यह प्रभावित करने में मतलब पूरी तरीके से मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रभावित नहीं कर पाया उनको। आप देखेंगे सही नेतृत्व की कमी के कारण यह अधिक प्रभावी नहीं हो सका। इतना बताने के बाद आप इसको एक शॉर्ट मतलब अच्छा निष्कर्ष देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष क्या लिखना है देखते हैं। निष्कर्षतः स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को बल दिया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। कहने का मतलब है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को अपने उत्पादों और संसाधनों पर भरोसा करना सिखाया। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और आने वाले समय में आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम का इसने बड़े पैमाने पर मतलब नींव रखने का काम किया। इतना बता देंगे, आपका एक बेस्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है कि स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका, इस पे हमको टिप्पणी करना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि नरमपंथी का अर्थ, नरमपंथी गरमपंथी, नरमपंथी का अर्थ आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी जानिए कि मतलब वैसे लोग जो भारत को स्वतंत्रता कराने में विश्वास तो रखते थे, लेकिन उनका मानना था कि संविधान और शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब जो लोग संविधान और शांतिपूर्ण तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में विश्वास रखते थे उनको नरमपंथी बोला जाता था। आप समझ गए? अब इसको हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं।
भूमिका में आप क्या बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को नरमपंथी कहा जाता था, जिन्होंने संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। अब देखिए संवैधानिक सुधार क्या था, कहने का मतलब है कि नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार दे सकती है। नरमपंथियों को विश्वास था कि संवाद और याचिकाओं के माध्यम से भारत में सुधार संभव है। आप देखिएगा नरमपंथी जो थे वो हिंसा के बजाय कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके को प्राथमिकता देते थे, इसलिए वह संवैधानिक सुधारों की बात करते थे। उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी मुख्य बिंदुओं को, तो क्या लिखेंगे कि नरमपंथियों की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखिए कैसे देखेंगे, पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि इसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शामिल थे। इन लोगों ने इसको एक प्रकार से नरमपंथियों के, ये लोग नरमपंथी नेता के श्रेणी में आते थे। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार से याचिकाओं, पत्रों और संवादों के माध्यम से प्रशासनिक सुधार की मांग की। कहने का मतलब है कि नरमपंथियों आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार से याचिका और पत्र लिखकर यह मतलब मांग करते थे कि कुछ सुधार की जाए। आप देखेंगे उन्होंने ब्रिटिश संसद और प्रेस में भारत की समस्या उठाई। आप इनका उदाहरण ले लीजिए दादा भाई नौरोजी का, उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात सुनेगी और धीरे धीरे सुधार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि 1885 से 1985 तक इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को पर ध्यान दिया। कहने का मतलब है कि इनका प्रयास था सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे धीरे धीरे सुधार करना, इसलिए वो हमेशा संवैधानिक सुधार की बात किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत कर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। कहने का मतलब है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, इसका हिंदी में धन का निष्कासन बोलते हैं। अब देखिए धन का निष्कासन सिद्धांत क्या था, इसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार भारत का धन ब्रिटेन भेज रही थी, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था और भारत को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। एक एग्जाम्पल से समझिए, भारत में कर वसूली से आया धन ब्रिटिश प्रशासन, सेना और ब्रिटेन की कंपनियों को जाता था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। शॉर्ट में आप इतना ही समझिए धन का निष्कासन सिद्धांत। अब नेक्स्ट आप इसकी एक आलोचना कर देंगे, मतलब इसकी एक सीमाएं बता देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। आप लिखेंगे कि परंतु उनकी नीतियां अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक नरमी दर्शाती है, क्या बोलते हैं, नरमी दर्शाती थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। यह इसकी एक सीमा थी। अब देखिए कैसे अंग्रेजों ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष नहीं किया। कौन? नरमपंथी लोग। इससे स्वतंत्रता संग्राम को उतनी मजबूती नहीं मिली जितनी क्रांतिकारियों से मिली, मतलब गर्मपंथियों से मिली। यह इसकी एक सीमा थी। अब आप इसका एक शॉर्ट निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए निष्कर्षतः नरमपंथियों ने स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद रखी, परंतु उनके तरीकों की सीमाएं भी थी। अब देखिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद कैसे रखी, आप इसको ऐसे समझिए। नरमपंथियों ने राष्ट्रीय स्तर पर चेतना का जागरण करने का काम किया। सेकेंड, उन्होंने संवैधानिक सुधारों और क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकारों और भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी की मांग रखी। और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी एक प्रकार से इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो कांग्रेस भारत को आज़ाद करने में अपना बाद में अहम योगदान देता है, तो उसकी स्थापना करने में नरमपंथियों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद रखी, भले ही उनकी कुछ सीमाएं थी। इतना जब आप बता देंगे तो आपका यह एक बेस्ट शॉर्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देखने का प्रयास करेंगे, लास्ट मतलब फिफ्थ। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका, इस पे आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग किसान आंदोलन के बारे में 2 लाइन समझ लेते हैं और 2 लाइन हम लोग सहजानंद के बारे में समझ लेते हैं। यह लिखना नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। अब देखिए किसानों द्वारा अपने अधिकारों, भूमि सुधारों, करों में राहत और शोषण के खिलाफ किया गया संघर्ष ही किसान आंदोलन कहलाता था। आप देखेंगे कि यह आंदोलन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ शुरू हुआ था। आप किसान आंदोलन के बारे में शॉर्ट में आप समझ गए। थोड़ा सा स्वामी सहजानंद के बारे में भी आप शॉर्ट में जान लीजिए। आप देखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, गाजीपुर में 1889 में, है ना। आप देखेंगे कि यह सन्यासी होते हुए भी किसानों के हितों के लिए संघर्ष
किए या किए भी और करते भी थे। आप देखेंगे किसानों को संगठित कर ये उनके अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने का काम किया। और आप इतना जब समझ गए तो मैं इनके इन दोनों के बारे में एक प्रकार से बहुत शॉर्ट में हमने व्याख्या कर दिया। अब इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताएंगे भूमिका में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन को चलाया। कहने का मतलब है कि जब किसानों को एक प्रकार से जब वे लोग शोषण करके अपना हित साधते थे, तब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को संगठित कर उनको अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने के लिए उनके अंदर एक प्रकार से चेतना का जागरण किया। वह उनको बताने में यह कामयाब हुए कि आप अपने अधिकारों के लिए आगे आइए। जब इतना बता देंगे तो फिर इसकी मुख्य भूमिका को आप शॉर्ट वाइज मतलब पॉइंट वाइज आप बता देंगे तो फिर आपका आंसर एक अच्छा आंसर हुआ। चलिए इसको देखते हैं मुख्य पॉइंट को। अब देखिए मुख्य बिंदु, इसकी मुख्य बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इनकी भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, मतलब क्या देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, उन्होंने 1929 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। कहने का मतलब है कि किसानों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1929 में आप देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। आप देखेंगे कि जमींदारी प्रथा और उच्च करों का विरोध करने के लिए भी एक बड़े स्तर का मतलब संगठन की जरूरत हुई। इसीलिए आप देखेंगे भूमि सुधारों और किसानों के अधिकारों के मांग के लिए भी एक बड़े लेवल पर संस्थान की जरूरत थी। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर 1929 में देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे कि उन्होंने जमींदारी प्रथा, भारी लगान और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। आप देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के हित में बड़े पैमाने पर काम करने का कार्य किया। वो जमींदारी प्रथा के घोर विरोधक थे, विरोधी थे और वे भारी लगान और उनके शोषण के सख्त खिलाफ थे। और इन्हीं को लेकर उन्होंने किसानों के अंदर एक चेतना का जागरण किया और आवाज उठाने का काम किया। अब थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे कि उनका नारा था, जो जमीन को जोते वो जमीन का मालिक है। कहने का मतलब है कि कहते थे कि जमीन को जो जोतेगा वही इसका मालिक होगा। जो जमीन को जोतेगा ही नहीं वह उसका मालिक कैसे हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमेशा यह किसानों के समर्थन में अपनी बातों को रखते थे। इसीलिए यह किसानों का एक बहुत बड़ा एक प्रकार से नेता कह लीजिए या उनका बहुत प्रिय व्यक्ति कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो किसानों के हित में ही बराबर अपने काम को अंजाम दिया करते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताएंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने किसानों को संगठित किया। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आप देखेंगे उन्होंने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने का काम किया। आप देखेंगे गांव-गांव जाकर किसानों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। आप देखेंगे उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का खुले तौर पर विरोध किया। इतना बताने के बाद फिर आप इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और बताएंगे कि उन्होंने बिहार में भूमि सुधारों की मांग उठाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया। अब देखिए कैसे इन्होंने भूमि सुधार की मांग उठाकर किसानों को जागरूक किया। अब देखेंगे भूमि पर किसानों का अधिकार होना चाहिए, न कि जमींदारों का। यह सहजानंद सरस्वती का ऐसा मानना था। उन्होंने सभा, भाषणों और लेखों के माध्यम से किसानों को संगठित करने का काम किया। उनकी मांग थी कि किसानों से जबरन लगान वसूलना बंद हो और उन्होंने किसानों के लिए जमकर आवाज उठाया और उनके लिए जबरदस्त तरीके से समर्थन भी किया। इतना बताएंगे तो फिर आप इसकी एक सीमाएं बता देंगे, मतलब इसकी क्या कमियां रह गई। तो एक पॉइंट में आपको बताना है इसकी सीमाएं। तो देखिए क्या लिखेंगे, हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद किसानों की स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हो सका और आंदोलन का प्रभाव जो है ना वो सीमित रहा, मतलब सीमित ही प्रभाव छोड़ सका। अब देखिए कैसे, अब देखिएगा इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि तत्कालिक सुधार बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हुआ और इस आंदोलन का सीमित ही प्रभाव क्यों रहा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जमींदारों और अंग्रेजों का प्रबल विरोध होना। आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने किसानों की मांगों को तुरंत स्वीकार नहीं किया। आप देखेंगे भूमि सुधार की नीतियां धीरे धीरे लागू हुई, एकाएक लागू नहीं हुआ। यह इसकी एक सीमा थी। फिर आप इसका एक शॉर्ट निष्कर्ष बता देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, निष्कर्षतः स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान किसान आंदोलनों के लिए ऐतिहासिक था, जिसने आगे चलकर भूमि सुधारों की नींव रखी। अब देखिए किसान आंदोलनों के लिए यह ऐतिहासिक क्यों था,
इसलिए ऐतिहासिक था कि उन्होंने किसानों को पहली बार संगठित और जागरूक किया। आप देखेंगे भूमि सुधारों और किसानों के अधिकारों को मजबूत नींव रखी। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आप देखेंगे किसान आंदोलन को उन्होंने एक राष्ट्रीय दिशा देने का कार्य किया, जो बाद में भूमि सुधारों कानूनों का एक प्रकार से यह आधार बनी। इतना बता देंगे तो आपका इसका आंसर हो गया। दोस्तों, हमने पांचों क्वेश्चंस का एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट आंसर लिखने का प्रयास किया, जिसमें हमने भाषा के स्तर पर भी इसे काफ़ी सरल रखने का प्रयास किया हूँ। आपको इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा और मेरा प्रयास यही है कि जितना शब्दों में आपको एग्ज़ाम में लिखना है, मैं आपको उसी इर्द गिर्द उतने ही शब्दों में कराऊँ, जिससे आपको काट छाँट करने की ज़रूरत ना पड़े इसमें। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो कल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।